नमस्कार। आज हम एक ऐसे संगठन की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम बहुत सुना जाता है। बातें भी खूब होती हैं, लेकिन पूरी तस्वीर, सारे पहलू शायद कम ही लोग एक साथ समझ पाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका इतिहास, विचारधारा, समाज राजनीति पर असर और हाँ, विवाद और समर्थन दोनों नजरिए शामिल हैं। समझिए कि जैसे कई सारी किताबों, लेखों का निचोड़ हमारे सामने हो। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर आरएसएस की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर को देखें। आखिर 1925 में ये शुरू क्यों हुआ, क्या मकसद था, काम कैसे करता है, वो शाखा वाली बात जो सुनते हैं हम, और सबसे जरूरी वही भारतीय समाज और राजनीति पर कितना असर रहा है इसका, कैसा असर रहा है। जाहिर है, जहां इतना असर होगा वहां अलग अलग राय, विवाद भी होंगे। उन पर भी बात करेंगे, जैसा हमें जानकारी में मिला है। ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि नागपुर में करीब 100 साल पहले एक छोटा सा समूह शुरू हुआ और आज देश के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। राजनीति हो, समाज सेवा, शिक्षा। शायद ही कोई कोना हो जहां आरएसएस की मौजूदगी या उसका जिक्र ना हो। तो चलिए इस जानकारी के ताने बाने को मिलकर खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस जैसे विशाल और पुराने संगठन को लेकर बहुत अलग-अलग तरह के विचार रहे हैं, अनुभव रहे हैं लोगों के, और ये सब हमें मिली जानकारी में भी दिखता है। हमारा काम यहाँ मतलब किसी एक पक्ष को सही या गलत बताना नहीं है, बल्कि जो तथ्य हैं, जो अलग-अलग दृष्टिकोण स्रोत सामग्री में है, उन्हें बस सामने रखना है, ताकि एक कह सकते हैं संतुलित तस्वीर बन सके। हम बस जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे। सही काम। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कहानी शुरू होती है, स्थापना से। जानकारी यही बताती है 27 सितंबर 1925 विजयादशमी का दिन, नागपुर, और संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त माहौल कैसा था, मतलब क्या चल रहा था देश में कि डॉक्टर हेडगेवार को ऐसा संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। लड़ाई चल रही थी, हाँ। जोरों पर थी। दूसरी तरफ भारतीय समाज भी अंदर से कई चुनौतियों से जूझ रहा था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर हेडगेवार खास तौर पर हिंदू समाज के अंदर जो भेदभाव था, जाति को लेकर आपसी फूट और वो जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था उस वक्त, उससे चिंतित थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी काफ़ी नहीं है, समाज को अंदर से मजबूत करना, संगठित करना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, यानी उनका मुख्य फोकस हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन में लाना था, ताकि एक मजबूत राष्ट्र बन सके, एक राष्ट्रीय चेतना जैसा वो कहते थे वो जगाना था। और इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला, शाखा। ये शब्द तो बहुत कॉमन है, पर ये है क्या असल में, कैसे काम करती है ये शाखा पद्धति? हाँ, शाखा को तो आरएसएस की कार्य प्रणाली की कह सकते हैं आत्मा माना जाता है। ये रोजाना लगने वाली बैठकें होती हैं, आमतौर पर सुबह या शाम को खुले मैदानों में। अच्छा। इसमें स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं। जैसा स्रोत बताते हैं, यहाँ शारीरिक व्यायाम होता है, खेल होते हैं, खासकर पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी वगैरह। फिर देशभक्ति के गीत होते हैं, संस्कृत में प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभ्रूमे, और फिर होती है बौद्धिक चर्चा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, मेंटल और आइडियोलॉजिकल खुराक भी है। हाँ, बिल्कुल। बौद्धिक चर्चा बहुत अहम हिस्सा है। इसमें करंट अफेयर्स पर, इतिहास पर, संस्कृति पर, संगठन की विचारधारा पर बातचीत होती है। इसका मकसद है सदस्यों में अनुशासन लाना, भाईचारा बढ़ाना, सेवा का भाव जगाना और एक खास किस्म की राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करना। जानकारी यही कहती है कि इसी शाखा नेटवर्क के जरिए आरएसएस जमीन पर जुड़ा है और अपने विचार फैलाता है। लाखों स्वयंसेवक इसी से निकले हैं। ये वाकई में ग्रास रूट लेवल पर एक संगठन बनाने का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका लगता है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका, इस पर अक्सर सवाल उठते हैं, काफी बहस होती है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ये थोड़ा पेचीदा मुद्दा है और स्रोत भी इसमें अलग अलग बातें दिखाते हैं। एक नजरिया है जो अक्सर आलोचक रखते हैं कि भाई आरएसएस ने गांधी जी के नेतृत्व में जो मुख्य आंदोलन चले, जैसे असहयोग आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें एक संगठन के तौर पर सीधे हिस्सा नहीं लिया। उनका तर्क होता है कि आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सीधा संघर्ष था उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी। और दूसरा पक्ष जो समर्थन करते हैं उनका क्या कहना है?
दूसरा पक्ष जो समर्थकों का है और जिसका जिक्र भी जानकारी में है, वो ये कहता है कि आरएसएस का ध्यान राजनीतिक आंदोलनों पर उतना नहीं था जितना समाज के चरित्र निर्माण पर था। हाँ। अनुशासन पर, संगठन पर। उनका मानना था कि एक मजबूत संगठित समाज ही आजादी हासिल कर सकता है और उसे टिकाऊ बना सकता है। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई शामिल नहीं हुआ। व्यक्तिगत स्वयंसेवकों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया और आरएसएस ने राष्ट्रीय चेतना जगाकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आजादी की लड़ाई को मदद ही दी। तो यहाँ सीधा टकराव नहीं बल्कि अप्रोच का फर्क दिखता है, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। लक्ष्य शायद एक ही, रास्ते अलग। लेकिन 1947 का विभाजन, वो तो बहुत ही भयानक दौर था। उस मुश्किल वक्त में आरएसएस की क्या भूमिका थी? विभाजन के समय जो भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग बेघर हुए। उस वक्त उपलब्ध जानकारी बिल्कुल साफ बताती है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बड़े पैमाने पर राहत के कामों में हिस्सा लिया। खासकर पंजाब और बंगाल से जो हिंदू और सिख शरणार्थी आ रहे थे, उनके लिए कैंप लगाना, खाने पीने का इंतजाम करना, उनको सेफ जगहों पर पहुंचाना, इन कामों में उनकी काफी सक्रिय भूमिका का जिक्र मिलता है। कई जगहों पर उन्होंने आत्मरक्षा के लिए समूह भी बनाए, इसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन फिर इसी के ठीक बाद एक बहुत बड़ा संकट आया। 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या, और उसके बाद आरएसएस पर बैन लग गया। ये तो बहुत मुश्किल दौर रहा होगा संगठन के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। गांधी जी की हत्या तो एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। उसके बाद जो माहौल बना उसमें आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप लगे। सरकार ने बैन लगा दिया। आरोप था कि इस सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं, हिंसा में शामिल हैं। जानकारी बताती है कि हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार भी किया गया। ये आरएसएस के लिए एक तरह से अस्तित्व का संकट था। फिर ये बैन हटा कैसे? क्या आरोप साबित हुए थे? नहीं, जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, सरकार और आरएसएस के बीच काफी बातचीत चली। आरएसएस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, अपना पक्ष रखा। आखिरकार लगभग 1.5 साल बाद जुलाई 1949 में ये बैन हटा लिया गया। सरकार ने ये शर्त रखी कि आरएसएस अपना लिखित संविधान बनाएगा और खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। और अहम बात यह है कि गांधी हत्या की साजिश में आरएसएस की सीधी मिलीभगत का कोई पुख्ता सबूत अदालत में साबित नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इस घटना ने आरएसएस की छवि पर एक गहरा असर डाला और ये विवाद आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। इस बड़े झटके के बाद संगठन ने खुद को कैसे संभाला, आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि आरएसएस का प्रभाव सिर्फ शाखा तक नहीं है, समाज के कई और क्षेत्रों में भी है। सामाजिक कामों का जिक्र है, खासकर शिक्षा में। हाँ, बैन हटने के बाद आरएसएस ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षा इसमें एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। जी। जानकारी के अनुसार 1952 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। इसके तहत आज देश भर में हजारों सरस्वती शिशु मंदिर और दूसरे स्कूल कॉलेज चलते हैं। इनका घोषित उद्देश्य है बच्चों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य, अनुशासन, इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा देना। अच्छा, और शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में आरएसएस या उससे जुड़े संगठन काम कर रहे हैं? स्रोत कई क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, जैसे सेवा भारती हैं, ये वंचित तबकों में, झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करती है। वनवासी कल्याण आश्रम है जो आदिवासी इलाकों में सक्रिय है। इसके अलावा ग्रामीण विकास है, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे हैं, इन पर भी काम होता है। एक और पहलू जो अक्सर सामने आता है वो है आपदा प्रबंधन। जब भी देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे गुजरात का भूकंप